एवरीवन वेलकम टू एसेट बी चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एसएसटी सब्जेक्ट का जो इकोनॉमिक पार्ट है उसके चैप्टर 4 को। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे पहले क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है कि किस तरह की फूड सिक्योरिटी आपके इंडिया में है, मतलब जो फूड सिक्योर है ना वो किस तरह से आपके देश में जो है सिक्योर किया जाता है लोगों को तक पहुंचाने के लिए। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि इसके 3 डायमेंशन हैं, ठीक है। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है। फिर इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा अगर बना के लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स भी होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे पूरे देश में सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, है ना। फिर आप इसमें एक और बात बता सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है हमारे देश में। तो देखिए जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की ना वो जो है इंश्योर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके हेल्प से जो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम चलाया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ना जिसमें मेंटेनेंस होता है, बफर स्टॉक वगैरह बनाए जाते हैं फूड ग्रेन्स के लिए, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फिर बाद में लोगों के पास जो पुअर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के। इसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, पीडीएस भी कहते हैं, है ना। इसमें फिर और आप ये बता सकते हैं कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वह भी चलाए जाते हैं हमारे देश में। मिड डे मील्स योजनाएं चलाई जाती हैं जैसे प्राइमरी स्कूलों वगैरह में हम लोग देखते हैं। कुछ कॉपरेटिव्स और कुछ एनजीओज की भी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे यहाँ कंट्री में फूड इनसिक्योर करने के लिए काम करती हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रोन टू बी फूड इनसिक्योरिटी जाने जाते हैं। तो देखिए हमारे लास्ट सेक्शन में ना जो लोग हैं ना वो सफ़र करते हैं फूड के लिए और साथ ही साथ न्यूट्रिशन के लिए भी। अगर हम लोग इनकी बात करें तो किस तरह से ये ग्रुप जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कौन से ग्रुप आते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंड पुअर हाउस होल्डर्स हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिसन हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिशनल सर्विस, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, या डिस्ट्रीब्यूट इंक्लूडिंग बेगर जो भिखारी हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। इन सब लोगों को जो है फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड में हम लोग बता सकते हैं कि जो लोग हैं ना वो एम्प्लॉयड जैसे हैं, काम करते हैं एक पेड, मतलब बहुत कम उनको मिलता है वेतन जो है सैलरी के रूप में, या फिर जो कैजुअल लेबर है या फिर जो सीजनल वर्क करते हैं एक्टिविटीज़ में, वो बाकी टाइम में फ्री रहते हैं, उनके पास काम ही नहीं होता। सीजनल वर्क होता है एग्रीकल्चर, हम लोग जान ही चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। या फिर वो लोग जो बैकवर्ड सेक्शन से हैं सोसाइटी में जैसे एससी एसटी हैं या ओबीसीज हैं, ऐसे लोग भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग बिलोंग करते हैं एक नॉर्मली बैकवर्ड स्टेट से, या फिर जिनके हाई स्टैंड ऑफ प्रॉपर्टी है ना, या फिर जो ट्रिबल है, या फिर जो रिमोट एरिया रीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसे एरिया से हैं जो फिर नेचुरल डायस्टर जहाँ पर आते रहते हैं। तो ऐसे एरिया के लोग भी क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। जो लोग हैं अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, उनके ऊपर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उनके एरिया में, या फिर उनको माइग्रेट करना पड़ता है किसी और एरिया में, किसके लिए, सर्च ऑफ वर्क, तो ऐसे लोगों को भी फूड फ्रोन जो है इनसिक्योरिटी देखने को मिलता है। जो लार्ज प्रोपोर्शन है प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग है, जो माताओं की जो प्रेग्नेंट है ना, उन लोगों की नर्सिंग के लिए और उनके बच्चों के लिए जिनकी एज 5 साल से कम है, इन लोगों के लिए जो है भी फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। हमारे देश में ऐसे कौन से स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर माने जाते हैं। तो वही स्टेट होंगे जहाँ पर इकोनॉमली जो बैकवर्ड होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के इंसिडेंट देखने को मिलते होंगे, तो वो सभी स्टेट जो है हमारे फूड इनसिक्योर स्टेट में आ जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अपने यूपी की, तो इसके जो ईस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न पार्ट हैं जैसे बिहार, झारखंड, और अगर बात करें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों की बात करें, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल को देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू बिलीव दैट द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, और हाउ, आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना उससे जो है हमारे देश में किस तरह से सफिशिएंट फूड जो है ग्रो किया जाता है, अनाज उगाया जाता है, और अगर वो ये होता है तो कैसे होता है। तो इसमें आपको रीज़न सहित बताना है। आप बता सकते हैं कि हमारे देश में जो लेट 1960 का टाइम था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडियन फार्मर को, और इसमें कल्टीवेशन क्या कराया जाता था, HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले सीड्स हुआ करते थे जिससे ज़्यादा ग्रोथ प्रोडक्शन देखने को मिलता था। तो इस तरह के प्रोडक्शन वाले सीड से भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर हम बात करें HYV सीड्स की, जिनमें कपल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लेड टू ए ग्रोन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। ये जो HYV सीड्स है ना, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यह हमें 2 तरह के फूड ग्रेन्स में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, किसमें, व्हीट में और राइस में।
तो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयर बाई हेल्पिंग इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन द कंट्री एज अवॉइड फेमिन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन। तो हमारे यहाँ पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, तो हमारे यहाँ ये बताइए कि जब ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होगा निश्चित रूप से भी उसको हम रख सकते हैं अपने बफर सिस्टम में, है ना। और जब बफर सिस्टम में रख लेंगे तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसे जब कभी भी फेमिन वगैरह आएगा तो उसमें हम लोग आसानी से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड। हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन है ऐसा जहाँ पर लोगों को तो फूड मिलता ही नहीं है। तो कैसे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, ये सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखिए, इसमें पहले हेडिंग में हम लोग डाल देंगे कि भाई जो फूड इनसिक्योर क्या है। ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग में लिखेंगे द फूड इनसिक्योर। तो जो लार्ज सेक्शन है लोगों का वो सफ़र करते हैं फूड और न्यूट्रिशन के लिए इनसिक्योरिटी के रूप में। और अगर ऐसे ग्रुप की बात करें तो ये लोग लैंडलेस लोग हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, और जो छोटे किसान हैं और जो कैजुअल लेबर्स हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या फिर पीपल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड से सोशल सेक्शन जैसे कि एससी और एसटी आपके और ओबीसी भी। तो ऐसे लोग जो बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लास से ना, इन लोगों को जो है, या फिर अगर बात करें ऐसे लोगों की जो माइग्रेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, या जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो हमारा प्रेग्नेंट जो वीमेन है हमारे देश में, उनको जो नर्सिंग मदर्स हैं जो उनको नहीं मिल पाता न्यूट्रिशन वगैरह, और जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, तो ये सारे लोग जो है ना फूड इनसिक्योर माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एफर्ट की। गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ने ना बहुत ज़्यादा की रोल जो है फूड को सिक्योर करने के लिए प्ले करती है। और अगर हम लोग देखें तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस है, और जो मिड डे मील योजना है, या फिर फूड फॉर वर्क एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जो योजनाएं हैं जिनमें उनको गारंटी के साथ काम मिलता है, ये सभी चीज़ें हाउएवर ड्यू टू द सर्टेन फीलिंग ए नंबर ऑफ पीपल स्टिल गो विदाउट फूड। तो बहुत से ऐसे इन सब गवर्नमेंट के प्रयास के बाद भी बहुत सारे संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि बिना फूड के ही रात को सो जाया करते हैं। इसमें हम लोग एक भी बात बना के लिख सकते हैं कि 3 डायमेंशन होते हैं फूड सिक्योरिटी के। कौन से हैं? एबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो फूड अवेलेबिलिटी है इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट भी हैं, जैसे कि उनका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेट विद प्लस प्रोडक्शन। These food grains are stored in granaries and distributed in the food deficit areas and among the poorer strata of society under the various government scheme. However, enhance of the hunger and prevent despite overflow granaries, the shortage of malcy food stock has more often than the late wastage grains and destruction in their equality। तो इसमें हम लोग यही बताया जा रहा है ना कि मतलब जो सरकार है उसके बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले वो किसानों से अनाज खरीदती है, उसको स्टोर करती है, बफर सिस्टम में स्टॉक बनाती है, उसके बाद उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सब होने के बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है किस चीज़ में, कि बहुत से सेक्शन के ऐसे लोग हैं जिनको मिल ही नहीं पाता है, फूड पहुँच ही नहीं पाता उन तक। द इंक्रीज़ इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी है, उसमें जो है जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि सरकार जो है अनाज जो है पहले ही फिक्स कर देती है कि आपके इतने दाम में हम लोग अनाज खरीदेंगे। तो किसान जो फार्मर है वो उसी हिसाब से अपना ग्रोथ करता है और जो है वो सिक्योर हो जाता है कि चलो मेरे जो प्रोडक्शन है उसकी हमें पैसे मिलेंगे। तो जो एमएसपी वगैरह के प्लान हैं जो राइस और वीट के लिए लागू किए जाते हैं ये सब, और जो डाइवर्टिंग है लैंड वगैरह के प्रोडक्शन के कोरल्स ग्रेन्स स्टेपल फूड टू द पुअर द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स दिस ग्रेन्स अफेक्टेड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फूड की अवेलेबिलिटी में को अफेक्ट करते हैं। यदि फार्मर उगाएंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे उसको स्टोर करेंगे और कैसे फिर गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर इसमें हम लोग बता के लिख सकते हैं कि निगेटिव इफेक्ट क्या क्या है और एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के निगेटिव इफेक्ट क्या है। तो देखिए, जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर फेयर प्राइस शॉप एट द प्राइस लोअर एट द मार्केट प्राइस। जो मार्केट में प्राइस है उससे कहीं कम में सरकार हमें वो अनाज यानी जो गरीब लोग हैं उनको बांटती है, जो पीडीएस सिस्टम है उसके तहत, है ना।
लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है बहुत से डीलर्स रिसोर्ट माल प्रैक्टिस करते हैं और डाइवर्ट करते हैं फूड ग्रेन को और अपना खुद का मार्केट ओपन कर लेते हैं और फॉर्म वहाँ पे प्रॉफिट भी बेचते हैं। तो जो गरीब लोग हैं ना वो लोग जो है उस तरह से उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो फिर इस तरह से समस्याएं हमें इसके निगेटिव इफेक्ट के रूप में देखने को मिल जाती हैं। अपने कंट्री में जो है आप इतने बड़ी स्कीम को लागू करते हैं तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। तो जो लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रॉपर टारगेटिंग ऑफ मेनी ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव लेड टू देयर लैक ऑफ इफेक्टिवनेस इन इंश्योरिंग फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी करने के लिए इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, अगर उसको हम लोग ठीक से मॉनिटराइज नहीं करेंगे ना, उस सभी स्कीम को अगर हम लोग मॉनिटरिंग नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा कि वो सबके पास फूड पहुंच ही नहीं पाएगा। यही वजह है कि डिस्पाइट गुड इंटेंशन ऑफ मेनी ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट हैव नॉट रीच द डाइवर्जिंग पुअर डिजर्विंग पुअर, जिनको ज़रूरत है ना उन गरीबों के पास ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार से एक ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल फूड इनसिक्योर। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा स्तर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं अभी भी, इतनी सारी योजनाएं स्कीम होने के बावजूद भी। सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है सप्लाई जब होती है फूड की, और या फिर जब कभी भी डायस्टर या फिर कैलमिटी आता है। तो जब कभी नेचुरल डायस्टर आता है, कैलमिटी आता है, तो उसमें क्या होता है, किस तरह से मतलब फूड की सप्लाई की जाती है। तो इसमें आप बड़े सिंपली लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ डायस्टर और क्लाइमेटी द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन डिक्रीजेज इन द अफेक्टेड एरिया। जब कभी किसी एरिया में ये बाढ़ तबाही या इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन का ग्रोथ है ना वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इन टर्न क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द एरिया। उस एरिया में फिर फूड की कमी हो जाती है ड्यू टू द फूड शॉर्टेज। तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा तो प्राइसेस जो होंगे वो गोज अप, यानी बहुत बढ़ जाएंगे। द रेज प्राइस फूड मटेरियल्स अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ मेनी पीपल टू बाई द सेम। तो चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों को मुश्किल आती है भाई, जब ज़्यादा दाम हो जाएगा तो लोग कैसे खरीद पाएंगे, है ना। तो ऐसे क्लाइमेटी जब कभी भी होते हैं बहुत बड़े स्तर पे एरिया में किसी स्ट्रेसेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के अंतराल पे, तो इट में कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तो यह एक सिचुएशन बन जाती है स्टारवेशन की। ए मैसिव स्टारवेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ फेमिन। और इस तरह के जो मैसिव स्टारवेशन हो जाते हैं उन्हीं से कभी कभी हमें फेमिन वगैरह देखने को भी मिलता है। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन्थ में आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट कीजिए आप सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर में। तो सीजनल हंगर जो जिनके पास सीजनल वर्क जो करते हैं, लेबर होते हैं जिनके पास बाकी टाइम में काम नहीं होता है, उन लोगों में, और क्रॉनिक हंगर में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, जो सीजनल हंगर है इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ द फूड ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग। ये किससे डिपेंड करता है, फूड के ग्रोविंग और हार्वेस्टिंग में। और जो है दिस इज़ प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर। अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर के साथ ऐसा होता है, और जो गाँव एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो लेबर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द इंटायर ईयर। तो जब किसी के पास काम नहीं होता है तो फिर वो क्या होता है, सीजनल हंगर हो जाता है। क्रोनिक हंगर क्या होता है, क्रोनिक हंगर इज अ कॉन्सेंस ऑफ डाइट स्पेशली इंडिकेट इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एंड पीपल सफर फ्रॉम द क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ दियर लो इनकम एंड टर्न इनवेलिटी ऑफ टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइवल। जो क्रॉनिक हंगर है ना, मतलब लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कमाई का इतना पैसा नहीं है ना कि वो खा सके, वो खरीद सके, मतलब चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस तरह की जो हंगर होते हैं उन्हें क्रॉनिक हंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैज़ अवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, डिस्कस एनी टू स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे देश में जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए सरकार फूड सिक्योर करने के लिए क्या क्या करती है, किसी 2 स्कीम को आपको जो है डिस्कस करना है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो बड़े सिंपली इसमें आप बता सकते हैं has ensured the availability of food grains with the help of carefully designed food security system। हमारे देश में जो सरकार है ना वो इंश्योर करती है कि फूड किस तरह से अवेलेबल करके वो अपने पास रखे और उसको फिर फूड सिक्योरिटी जो सिस्टम है, पीडीएस वगैरह है, उसके द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इसमें मेन जो उसकी स्कीम है उसके बारे में बात करूँ अगर, तो जैसे कि अंत्योदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था आपका दिसंबर 2000 में। इट कैटर टू द फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लेवल, जो बीपीएल के तहत अंदर आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके लिए स्कीम निकाली गई थी। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ पुअरेस्ट एमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। लगभग 1 करोड़ लोग जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, बीपीएल मीन्स होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन,
तो उन लोगों को जो है आइडेंटिफाइड किया गया और उनके लिए स्कीम चलाई गई। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट हाई सब्सिडीज रेट ₹2 per kg फॉर वीट एंड ₹3 per kg फॉर राइस। राइस के लिए कितना, ₹3 पर किलो में, और जो गेहूं है उसको ₹2 पर किलो में सरकार उसको अवेलेबल कराती है 1 करोड़ BPL फैमिलीज को इस योजना के तहत। और नेक्स्ट इसमें क्या एक है, द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इनहेंस फ्रॉम 25 to 35 kg विद द इफेक्ट ऑफ अप्रैल 2002। सन 2002 में ये जो मिलता था ना 25 किलो, इसको बढ़ा के फिर 35 किलो कर दिया गया, यानी 35 kg अब BPL फैमिलीज को मिलता है। फिर एक और इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि जो ये स्कीम है एक्सपेंडेड ट्विस्ट इंक्लूड ए ग्रेटर नंबर ऑफ BPL फैमिलीज बाय अगस्त 2004। 2 करोड़ फैमिलीज वर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। लगभग 2 करोड़, तो 1 करोड़ तो पहले ही थे, उसके बाद 2004 आते आते ना लगभग 2 करोड़ फैमिलीज को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया, मतलब उनको यह लाभ मिलने लगा। दूसरी स्कीम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये जो है लॉन्च किया गया था नवंबर 2004 में, और ये लगभग 150 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कंट्री में उनको यह बेनिफिट देता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंटेंसली द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर इसमें जो है लोगों को काम भी मिलता है ना एम्प्लॉयमेंट के तौर पे। किसी भी रूरल एरिया की बात करें अगर हम, तो जो रूरल पुअर है इन नीड of wage employment and having to the desire to the manual unskilled work can avail of the program of this program। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसको भी काम मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, और वो काम करके, जैसे नरेगा वगैरह का है ना, नरेगा का काम आता है, आप लोग को पता ही होगा। आप लोग को पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके। तो इस नरेगा जैसे कामों में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, भले आपके पास स्किल है या फिर नहीं है फिर भी। और फोर्थ फीचर अगर हम बात करें इसके, तो हर स्टेट जो आते थे, जो स्टेट को इसमें शामिल किया गया, उनमें इस योजना के अंतर्गत उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड उपलब्ध कराया जाता था। पांचवा फीचर है इसका कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज इंश्योर्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो जो है इन सब चीज़ों को कैसे प्लान करना है, कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, सुपरविजन कैसे करना है, इन सब को जो है इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कौन, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बफर स्टॉक क्या होता है। तो बफर स्टॉक मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने बफर सिस्टम का नाम सुना ही होगा ना। तो बफर मीन्स होता है ना बहुत ज़्यादा आप कुछ इकट्ठा करके रखते हैं तो वो बफर कहलाता है। तो बफर स्टॉक जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो क्या है, तो देखिए अनाज जो गवर्नमेंट हमसे खरीद के हम अपने पास रखती है गोदाम वगैरह में, वहाँ पे जो आपके गोदाम, तो वो जो गोदाम होते हैं ना वहाँ पे रखते हैं सरकार बहुत सारे अनाजों को। फिर जब समय आता है तो गरीबों को, वही BPL जो फैमिलीज होती है उनको हमको राशन शॉप वगैरह पे जाके लेना पड़ता है। तो आपको बताना है कि बफर स्टॉक का जो क्रिएटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, यह क्यों क्रिएट किया गया भाई। तो देखिए बफर स्टॉक जो होता है फूड ग्रेन्स इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स इन द फूड डिफ्लिक्ट एरियाज एंड एमंग द पुअर strata of the society at a price of lower than the market price. A buffer stock help resolve the problem of shortage of food during the adverse weather condition and during the period of calamity। कि देखिए जो ये बफर स्टॉक है गवर्नमेंट ने इसको क्यों क्रिएट किया, इसलिए क्रिएट किया कि यह लोगों के लिए फूड सिक्योर कर सके, जो पुअरर सेक्टर है उन लोगों को अनाज मिल सके, जो BPL के अंदर आते हैं, BPL धारक हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ इस बफर स्टॉक को रखने का सबसे मेन रीज़न पता है क्या है, वो ये कि कभी सूखा पड़ जाए, कभी नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए ना, तो उस समय हमारे देश में इतना अनाज होना चाहिए कि सबको मिल सके खाने के लिए, कभी भी कोई फेमिन से ना मरे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए 10th नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे नोट लिखना है आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है यानी MSP क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, इश्यू प्राइस क्या होता है, और फेयर प्राइस स्वैप क्या होता है। तो इसमें आप इसमें बना कर लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है इसमें, ये शॉर्ट में है। तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही MSP कहते हैं। यह जो है प्री अनाउंस प्राइस होता है जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा फूड को परचेज करने के लिए, जो फार्मर उगाएंगे उसको खरीदने के लिए पहले से ही बताया जाता है, और एक बफर स्टॉक जो है क्रिएट किया जाता है।
तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है ना, वो डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हर साल जो है। जब कभी भी किसान अपना ग्रोविंग का सीजन आता है, उसके पहले ही सरकार बोल देती है कि आप लोग उगाइए, मैं आपके प्रोडक्शन को इतने रुपए में खरीदूंगा। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की ना, उसी को MSP कहते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट हैव इंड्यूस्ड फार्मर्स टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर टू द production of these crops. The rising minimum support price have raised the maintenance cost of procuring food grains. तो सरकार कभी कभी इस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको बढ़ाती भी है, इससे जो है फार्मर का ही बेनिफिट होता है। फिर आपको बताना है बफर स्टॉक क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने तो कुछ समय पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। इसमें आप इतना लिख सकते हैं सिंपली कि इट इज़ अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स pursued by the government through the Food Corporation of India. The purchase of food grains are stored in granaries. A buffer stock of food grains is created by the government so as to distribute the procured food grains in the food deprived areas and among the poorer strata of society at a price of lower than the market price. जो बफर स्टॉक है वहाँ पे सरकार अनाज फार्मर से खरीद के रखती है, उनको कास्ट देती है जितना उनका खेती में पैसे लगे हैं, और उसको फिर सस्ते दामों में जो BPL के लोग हैं उन लोगों को अवेलेबल कराती है। अब हम लोग बात करते हैं 3rd C में, इसके कॉलम में पूछा जा रहा है आपसे कि इश्यू प्राइस क्या होता है। तो इश्यू प्राइस देखिए क्या है। द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोर बाय द गवर्नमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड डिप्लेक्ट एरियाज एंड एमंग the poorer strata of society at the price lower than the market price. This price is known as issue price. सरकार जो है सस्ते दामों में जो लोगों को, गरीब लोगों को अनाज 2 रुपये 3 रुपये किलो अवेलेबल कराती है, मार्केट प्राइस से कम में कराती है। मार्केट में आपका ज़्यादा होगा लेकिन सरकार सस्ते दामों में देती है। तो यह जो प्राइस का फिक्सिंग होता है ना कि सरकार कितने रुपए में दे रही है BPL धारक लोगों को, उसी को इश्यू प्राइस कहते हैं। फिर आपसे D में पूछा जा रहा है फेयर प्राइस शॉप क्या होता है। तो जो फूड प्रोक्यूर होता है ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप, राशन की दुकानों पे आपको मिलता है। ये सब जो प्राइस होते हैं ना, जो फूड मटेरियल्स बेचे जाते हैं इनमें राशन शॉप वगैरह पे कम दामों में मार्केट प्राइस के कंपेयर में, तो ये सब जो है लो प्राइसिंग ऑफ बेनिफिट द पूरर स्टेट ऑफ सोसाइटी। दिस इज़ वाई दी शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप। तो फेयर प्राइस शॉप मतलब ये होता है ना, जो आपका राशन शॉप होता है ना, वहाँ पे आपको सस्ते दामों में सामान मिल जाते हैं, मतलब BPL धारकों को सस्ते दामों मिल जाता है इन कंपेयर ऑफ मार्केट प्राइस। तो इसलिए इस शॉप को ही ना फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, जो राशन की शॉप होते हैं। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप। जो राशन शॉप के काम हो रहे हैं, जहाँ पर राशन शॉप होते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है फूड इनसिक्योर करने के लिए। और हाउएवर देयर हैव बीन सर्वर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। कहीं पे राशन शॉप वगैरह की दुकान है तो वहाँ आपको उसको फंक्शनिंग करने के लिए, तो द फूड ग्रेन सप्लाइड बाय द राशन शॉप आर नॉट इनफ टू मीट द कंजप्शन ऑफ नीड्स ऑफ द पुअर। जितना राशन शॉप पे हमें सामान मिलता है वो पूरा पर्याप्त नहीं होता है एक गरीब के परिवार को खर्चा चलाने के लिए। एज अ रिजल्ट दे हैव टू डिपेंड ऑन द मार्केट स्टेट, तो कभी कभी उन्हें मार्केट से भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो जो एवरेज ऑल इंडिया लेवल कंजप्शन ऑफ PDS ग्रेन बाई इज़ ओनली 1 kg पर पर्सन पर मंथ। तो अगर जो हमारे PDS सिस्टम हमारे यहाँ चलता है उसमें एक व्यक्ति के लिए 1 किलो राशन 1 महीने के लिए माना जाता है। तो इतने से तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। जो अधिकतर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डीलर्स हैं, रिसोर्ट हैं, वो लोग माल प्रैक्टिसेस करते हैं, फूड को डाइवर्ट कर देंगे, है ना, टू ओपन मार्केट, यानी मार्केट में बेच देंगे उसको, ठीक है। और क्या होगा कि बाद में जो आपके राशन शॉप है वहाँ पे जो है पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स आ जाएंगे, अनाज आ जाएंगे, ख़राब आपको अनाज मिलेंगे, है ना। अच्छे जो अनाज होंगे उसको जो ये लोग माल प्रैक्टिसेस के द्वारा बाहर के मार्केटों में बेच देंगे। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती है। इस तरह के टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। 3 प्रकार के कार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल कराए गए, आपके साथ कम हो गए। तो कौन कौन से पहले अलाउ कराए गए, तो देखिए अंत्योदय कार्ड था, BPL कार्ड है ना, फिर APL कार्ड भी होता है। तो प्राइसेस ऑफ द फूड मटेरियल्स आर फिक्स अकॉर्डिंगली, सबके लिए अलग अलग जो है प्राइस जो है फिक्स किए गए हैं। अंडर दिस सिस्टम एनी फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट एट द राशन शॉप। जो BPL लाइन के ऊपर आते हैं उनको जो है बहुत कम ही छूट मिलती है, और उसी हिसाब से BPL APL ये सभी लोग
को राशन अलग अलग रेट में हमें मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर के। तो आपको इसमें नोट लिखने के लिए कहा जा रहा है कि जो रोल है कोऑपरेटिव्स का प्रोवाइडेड टू द फूड एंड रिलेटेड आइटम, जो फूड और उससे रिलेटेड आइटम है उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो कोऑपरेटिव्स हैं जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और भी जो एनजीओज वगैरह हैं, उन सबके क्या मतलब कि रोल है, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप बता सकते हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट के साथ ही कोऑपरेटिव्स जो है आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे वेस्टर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये सब प्ले करती हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू द पुअर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लोग भी बिल्कुल गोदाम की तरह ही अपने पास दुकानों पर जो है लो प्राइस में सामानों को रखती हैं और गरीबों को देती हैं। आउट ऑफ द ऑल फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। लगभग अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पर लगभग 94% जो है जो दुकान है ना वो कोऑपरेटिव्स की है, यानी कोऑपरेटिव्स ही वहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड वगैरह ग्रेन्स वगैरह बेचा करते हैं। बहुत सारे मदर डेयरी हैं है ना दिल्ली में है ना इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड कंट्रोल ए रेट्स डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार निर्धारित करती है उसी रेट पे ये लोग लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो डेयरी वगैरह हो ये ही क्यों ना हो। अगर बात करें अमूल की तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया में, यानी जो दुग्ध क्रांति है वाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो फार्मर को माना जाता है एग्रीकल्चर को, वाइट रिवॉल्यूशन हमारा जो है श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं वो आपका मिल्क के लिए होता है। तो अमूल जैसी कंपनियां भी ना इस तरह के कोऑपरेटिव्स में इन्वॉल्व होकर ना प्रोवाइडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स इन तरह की चीज़ों को देके बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जो एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस है एडीएस है ना महाराष्ट्र में, उसमें डिफरेंट अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने में इट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओज वगैरह भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इसमें हमारा हेल्प करती हैं। इट्स एफोर्ट द आल्सो डायरेक्टेड टुवार्ड्स इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन द फूड सिक्योरिटी। जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना फूड सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल उसी नियम के तहत ये सभी एनजीओ एडीएस मदर डेयरी है ना तमिलनाडु में और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं वो सब जो है वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं। इट कैन बी सीन दैट कोऑपरेटिव्स आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये सब संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के अलावा ये सब भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर उससे रिलेटेड आइटम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल या एक्टिव रोल निभाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।